डंगवाल, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बलरामपुर का छांगुर केस हो या मिर्जापुर का जिम जिहाद, उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक और खेल का पर्दाफाश हुआ है। इस बार धर्मांतरण का ग्राउंड बना है यूपी का उरई जिला। आरोप है कि गरीबी का फायदा उठाकर, लाचारी का सौदा करके, पैसों की गड्डियां दिखाकर, मुफ्त इलाज का झांसा देकर सनातनियों का धर्म बदलवाया जा रहा है। उरई में विश्व हिंदू परिषद ने एक ऐसा बस को रंगे हाथों पकड़ा है, एक ऐसी बस को पकड़ा है जिसमें भरकर गांव के गरीब परिवारों को कथित तौर पर अवैध धर्मांतरण के लिए ले जाया जा रहा था। यानी सीधे साधे एक तरह से लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। सीधे सीधे समझे तो डेमोग्राफी को बदलने की एक और सोची समझी साजिश का खुलासा हुआ है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने देश में हो रहे नेचुरल डेमोग्राफी चेंज पर चिंता जताई है और इसके लिए और इसके खिलाफ एक हाई लेवल कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है। केंद्र सरकार मानती है कि बदलती हुई डेमोग्राफी देश की सुरक्षा और संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का स्टैंड कुछ और ही है। सपा का साफ कहना है कि यूपी में अवैध धर्मांतरण जैसा कुछ है ही नहीं। वो इसे बीजेपी का भुना हुआ एक फॉल्स नैरेटिव यानी चुनावी फायदा लेने के लिए गढ़ा गया एक फर्जी किस्सा बताती है। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या कभी लखनऊ का केस, बलरामपुर का छांगुर केस, मिर्जापुर का जिम जिहाद और अब उरई, अगर ये फॉल्स नैरेटिव है तो ऐसे गरीब गांवों में और गरीब लोगों को बहला फुसला कर आखिर उनका धर्म क्यों बदलवाया जा रहा है और इन लोगों को ले जाया कहां जा रहा था? क्या वाकई लालची लोग जो है, ऐसे जो गरीब लोग हैं उनका फायदा उठा रहे हैं? लाचारी और गरीबी का फायदा उठाकर डेमोग्राफी बदलने का एक इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा है? और क्या विपक्ष इस गंभीर खतरे को सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चश्मे से देख रहा है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, सुनवाते हैं। परिवर्तन का मामला है। हम लोग 2-3 महीने से बात कर रहे थे। ये ऊद में चलता है इनका कार्यक्रम। गरीब, दलित, जो मजबूर लोग हैं उनका ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। सुनने में आया 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 80,000 इनके ऐसे रेट हैं ये। और लाचार लोगों को अपने उसमें फंसा के और धर्म परिवर्तन करवाते हैं ये लोग। हमने पूरी बस पकड़ी है, 30-35 लोग हैं और काफ़ी लोग बैठ नहीं पाए, तो जल्दी हो गया थोड़ा, नहीं और काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं। आज हमारी पूरी टीम लगी थी 11-12 बजे से बराबर, तब ये उपलब्धि हुई। 2-3 महीने से हम लोग इसी पे काम कर रहे थे। ये मामला कुछ समय से जानकारी आ रहा था कि इसमें कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन के संबंध में बहला फुसलाकर ये लोग लखनऊ क्षेत्र में कहीं ले जाते थे। 2-2, 3-3 दिन का टूर बनाते थे और इसमें काफ़ी समय से हिंदू संगठन की टीम इसमें कार्य कर रही थी, जिसके उपरांत आज करीब लगभग शाम के 3 बजे के लगभग कुछ लोगों ने घेराबंदी कर इनको बस को पकड़ा और इसमें मेन जो सरगना था वो भाग गया। और जबकि यहाँ पर कुछ भास्कर व अन्य समाज के लोग पाए गए और उनसे अभी पूछताछ चल रही है ये लोग कहाँ जा रहे थे। और सूत्रों द्वारा जानकारी है कि इनका धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग जा रहे थे। से ये अवैध धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। गौरव गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है हिंदू समाज पार्टी से। अनिल गर्ग जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले गोस्वामी जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, एक तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो सबसे सख्त अवैध धर्मांतरण रोधी कानून यूपी में लागू है। बावजूद इसके कभी बलरामपुर का केस देख लीजिए, कभी मिर्जापुर का जिम जिहाद देख लीजिए, लखनऊ के मामले और अब उरई, क्या कहिएगा? गोस्वामी जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको? अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को प्लीज। आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ जी सर। सर्वप्रथम आपको हमारा प्रणाम, जो आपने हमको अपने चैनल पर जोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस तरीके से जो जिहाद चल रहे हैं
ये कोई नया खेल नहीं है इनका मुस्लिम समुदाय से। अभी आपने जैसे बताया जिम जिहाद है, मिर्जापुर वाला बताया झांगुर जिहाद है, और ये अब आपने उरई का वाला जो जिहाद बताया, तो ये इनका मुसलमानों के द्वारा ये खेल लगातार खेलते रहते हैं ये लोग। और ये लोग गरीब हिंदू लड़कियों को ही नहीं, एक से एक वीआईपी घराने की हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इन लोगों के रेट एक फिक्स होते हैं। ब्राह्मण की लड़की फंसाए जाने पर 7 लाख रुपए, यादव की लड़की फंसाए जाने पर 6 लाख रुपए, दलित की लड़की फंसाए जाने पर 5 लाख रुपए, ठाकुर की लड़की फंसाए जाने पर 12 लाख रुपए। तो ये लोग तो ये काम लगातार कर रहे हैं, और इसको लेकर लगातार हम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लोग इस तरीके से खेल खेलते रहेंगे जब तक जिहाद को लेकर, ये जो लव जिहाद जो चल रहा है, हिंदू लड़कियों को फंसाए, अगर इस पर एक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक इस तरीके से खेल चलते रहेंगे। और ऐसे लोगों को, जिहादियों को, हमारे हिसाब से तो इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाते हैं, बरगलाते हैं और उनसे शादी करते हैं। उसके बाद उन्हें कहीं वो लड़कियां फ्रिज में पाई जाती हैं, कहीं सूटकेस में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे जिहादियों को फांसी दे देनी चाहिए। जब फांसी जैसा कानून उत्तर प्रदेश भारत में लागू होगा, तभी हमारी हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद से बच सकती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, सवाल वही है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में इतना सख्त अवैध धर्मांतरण रोधी कानून लागू है, बावजूद इसके जो बढ़ते हुए मामले हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? रिया जी, देखिए, कानून होता है अपराध के बाद अपराधी को सजा देने के, लेकिन अपराध हो ही ना, इसकी मानसिकता बनाने का काम समाज इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, धर्म जहां तक सबका ये एक इंडिविजुअल मामला है। हम किस धर्म में आस्था रखते हैं, किस तरीके से हम भगवान को मानते हैं और किस तरीके से पूजा करें, ये सबका एक इंडिविजुअल मामला है। लेकिन जब इसको धंधा बना लिया जाए, जब इसको एक पूरा का पूरा आंदोलन बना लिया जाए और पूरा डेमोक्रेसी चेंज करने का एक तरीका बना लिया जाए, तो फिर ये सवालों के दायरे में भी आता है, अपराध के दायरे में भी आता है, और कानून भी बनाना पड़ेगा और कानून को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और भारत सदियों से इसको झेलता आया है। भारत आजादी के बाद झेल रहा है, ऐसा नहीं है, आजादी से पहले भी झेला। जब यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण हुए तो तलवार के दम पे यहाँ पे एक लंबा थोड़ा धर्म परिवर्तन चलाया गया। जब सूफी आंदोलन शुरू किए, अभी जो जिस जिहाद की बात कर रहे थे, वो भी एक तरह से जिहाद था। जो सूफी आंदोलन शुरू हुए, उन्होंने संगीत के माध्यम से इस्लाम की खूबसूरती बताई और लोगों को प्रेरणा दी कि आप इस्लाम में आ जाओ। भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश में है, इसमें जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग कन्वर्टेड तो है। इनमें से कौन सा मूल इस्लाम से माना हुआ है? ये सारे कन्वर्टेड है। अब इनमें से कौन सूफियाना अंदाज से हुए, खूबसूरती देखी इस्लाम की, गीत संगीत में खोए, उस कारण हुए? कितने लोग तलवार के दम पे हुए, कितने लोग इस लालच में हुए कि मुस्लिम शासक है, हमें कुछ लोग पद मिल जाएगा। अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन नतीजा एक ही है कि जिन लोगों को बहला के, फुसला के, डरा के, धमका के, लालच दिला के ही धर्म बदलवाया गया, तो कौन करेगा ये काम? नेचुरली है कि जो धर्म को मानने वाला वो नहीं करेगा, जो धर्म का धंधा करने वाला है, धर्म के नाम पे शासन चलाने वाला है, ये वही करेगा ना। जिसको धर्म सिर्फ आस्था का प्रतीक है, वो इस काम में क्यों जाएगा? मेरा धर्म मेरे पास, तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास। लेकिन जिसको धर्म का ही धंधा बनाना है, धर्म से ही डेमोक्रेसी चेंज करनी है, धर्म से ही वोट लेने हैं, धर्म से ही शासन चलाना है, यानी जिस तरह से जो धर्मांतरण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों से ऐसे सिंडिकेट जो है उनका खुलासा हो रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। अशोक तिवारी जी, जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया है जो कि अननेचुरल डेमोग्राफी चेंज को पहचाने और उसको टैकल करे। तिवारी जी, क्या आप नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, अलग अलग जगहों में डेमोग्राफी बदल रही है और उसका एक जो कारण है वो धर्मांतरण है? देखिए मैम, अमित शाह जी ने क्या कहा, क्या कानून बनाने की बात कर रहे हैं, किस तरह सतर्कता की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री हैं, उनको करना चाहिए और सतर्क होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन सच्चाई मैम यह है कि क्या सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है, इसके बगैर जाने बगैर कोई टिप्पणी करता किसी चीज पर ठीक नहीं होता है। अभी आपने खुद कहा कथित तौर पर अभी कोई सत्यापन नहीं हुआ है। वो कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, किस कारण से बस में बैठे थे, ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है।
अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि धर्मांतरण के लिए जा रहे थे या धर्मांतरण के लिए नहीं जा रहे थे। ऐसी स्थिति में ऐसे मसलों पर टिप्पणी करना और समय से पहले टिप्पणी करना हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि इस समय का जो बेसिक मुद्दा है धर्मांतरण, तो मुद्दा सदैव रहा है, हमेशा रहा है और होना भी चाहिए। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, किसी का जबरन धर्मांतरण कराना। डेमोग्राफी बदल रही है, जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है लालच देकर, सर आपको नहीं लगता चिंता की बात है? डेमोग्राफी क्या बदल रही भाई, बोलने दीजिए। मैंने कहा कि अमित शाह जी ने चिंता व्यक्त करी, ठीक व्यक्त करी, इस बार बार क्या बोल रही उस पर। मैंने ये जो टॉपिक आज का है कि बस में बैठाए गए, जब तक प्रमाण न हो, सत्यापन न हो, टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं उस पर है। इधर धर्मांतरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्या कहीं अलग जा रहे थे, क्या मालूम क्या हो रहा था। ठीक है, सच्चाई यह है कि धर्मांतरण एक महत्वपूर्ण विषय है, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। किसी का भी जबरन धर्मांतरण कराना या लोग के आधार पर धर्मांतरण कराना गलत है। अगर ऐसा होता है, शासन है, शासन है, कार्रवाई करे। ठीक है, ठीक है। अनिल गर्ग जी तिवारी जी कह रहे हैं धर्मांतरण की वो निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसे मामले जैसे उरई का मामला सामने आया, अरे जांच का विषय है, पहले ही टिप्पणी करना। गर्ग जी देखिए रिया जी, अभी हमारे सपा के साथी ने कहा कि डेमोग्राफी बदल रही है, नहीं बदल रही है, इसका कैसे मालूम चलेगा? चलेगा ना। 1947 में देश के टुकड़े किस आधार पे हुए थे? धर्म के आधार पर। क्यों हुए थे? क्योंकि एक बड़ी आबादी भारतीय उपमहाद्वीप की उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था और उन्होंने तय किया कि वो भारत के साथ नहीं रहेंगे, और इसलिए 1946 में अंतरिम जो चुनाव हुए उसमें वोटिंग भी हो गई, उन्होंने तय भी कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, और उसके बाद भारत पाकिस्तान के दो देशों के रूप में आ गया, और उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था वो चलो उसके बाद बांग्लादेश बन गया। तो धर्म के आधार पर डेमोग्राफी बदली ना, तो अगर हम लोग सचेत नहीं होंगे तो आज भी होगी। आज भारत के कितने जिले हैं जो धर्म के आधार पर डेमोग्राफी बदल गई, जिनमें मुस्लिम मेजोरिटी है। अगर पहले मुस्लिम मेजोरिटी जब आई देश की आजादी से पहले, तो देश को एक बड़ा विभाजन झेलना पड़ा, देश के 3 हिस्से हुए, एक बांग्लादेश पाकिस्तान बना, इसलिए तो बना कि डेमोग्राफी बदली। और आज भी आप आसाम के, पश्चिम बंगाल के, बिहार के, जम्मू कश्मीर के कितने अधिकांश जिले हैं, जिलों की बात कर रहा हूँ रिया जी, जिले हैं जहाँ पे डेमोग्राफी बदल चुकी है, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी हो चुकी है, और कहते हैं माइनॉरिटी है हम लोग। मैं तो देश से मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट वाइज घोषित किया जाए, स्टेट वाइज की बजाय। स्टेट वाइज तो बड़ा आसान होता है कहना कि भैया ये उत्तर प्रदेश में हिंदू मेजोरिटी है, लेकिन कितने ऐसे जिले हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में। मेरा दूसरी बात, डेमोग्राफी तो बदली है, चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, यूपी के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनकी बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, तिवारी जी, जम्मू कश्मीर है, बिहार। तिवारी जी, अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो आपको नहीं लगता विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने से बचना चाहिए? ये तो देश हित के मुद्दे हैं ना सर। अरे मैडम, विपक्ष राजनीति कर ही नहीं रहा है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है, वो काम करें, कौन उनको रोकता है? उनको अपना काम करना चाहिए। फिर समाजवादी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है? तिवारी जी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे लाकर तुष्टीकरण करती है? अरे सुनिए आप ना, जवाब सुनिए आप। बगैर सत्यापन किए कोई चीज अब कोई मामला संदिग्ध होता है, उसको भी बड़े बड़े जोर शोर से उठाती है भाजपा इसमें धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, तो संभव नहीं है। अरे ये समाजवादी पार्टी के लोग जब क्या कहते हैं, तमाम डिबेट हो रहे हैं, ये चीजें गलत है। धार्मिक तरीके से ध्रुवीकरण करना गलत है, धर्म का मुद्दा या धर्म के आधार पर मुद्दा उठाना गलत है। जो चीजें कानून सम्मत है, अमित शाह जी ने कहा है वो कार्रवाई करें, कौन रोकता है उनको कार्रवाई करने से? रोके, सही करें हर चीज। ठीक है, गोस्वामी जी तिवारी जी कह रहे हैं अभी तो वो मामला जांच का विषय है, जांच होगी, क्लियर होगा। अभी तो सिर्फ विश्व हिंदू परिषद हो गई या हिंदू समाज पार्टी हो गई, आरोप है ना सर। आप मेरी बात सुनिए, अभी मौलाना ने डिम्पल यादव के खिलाफ एक बयान दिया था मस्जिद के अंदर, तब ये अखिलेश यादव इनकी पार्टी बोली नहीं, और वहीं जब एक मेयर ने इनकी मां को लेकर कुछ बोल दिया तो ये समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर गए और एक महिला का पुतला पोस्टर जलाने लगे। ये लोग क्या करेंगे? इनकी पार्टी के नेता जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, वो तो ये कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो इन लोगों को और दूसरी बात, ये लोग तो मुसलमानों को गोद में लेकर घूम रहे हैं, तो इनको अगर आप कुछ भी पूछेंगे इनसे, मुसलमानों के बारे में कुछ भी जानेंगे, तो ये लोग उनके खिलाफ कभी जाएंगे ना कभी बोलेंगे। इन्हें बस भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के कारण ही आज जो देश में जो स्थिति फैली हुई है,
इन्हीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेताओं के कारण आज देश में जो स्थिति जो पैदा हुई है, वो इसका कारण ये समाजवादी के लोग और ये कांग्रेस के लोग हैं। ठीक है गर्ग जी, समय कम है सर, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का स्टांस है कि असलियत में डेमोग्राफी बदल रही है, नहीं बदल रही है, कोई आंकड़े नहीं है, कुछ सब्सटैंशियल सबूत नहीं है, जब तक सबूत नहीं है, या फिर ये उड़ाई का मामला ले लीजिए, अभी जांच का विषय है, आप पहले ही विश्व हिंदू परिषद आरोप लगा रहा है, तो आरोप के बल पर एक नैरेटिव सेट करना क्या चुनाव से पहले कोई हिडन एजेंडा है बीजेपी का, विश्व हिंदू परिषद का, या फिर सचमुच डेमोग्राफी एक जो है चिंता का विषय समझे? भैया जी, आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं। जब मुस्लिम आक्रमण जब तक भारत उपमहाद्वीप पे नहीं हुआ था, यूनाइटेड भारत में, तो एक भी मुस्लिम भारत में नहीं था। उसके बाद इतने मुस्लिम हुए कि देश का बंटवारा करना पड़ा, आंकड़े बढ़े तभी तो हुआ ना। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, नॉर्थ ईस्ट में एक भी ईसाई मिशनरी नहीं थी। अंग्रेजों के शासनकाल और अंग्रेजों के बाद भी नॉर्थ ईस्ट में इतनी मिशनरीज को आपने बढ़ने दिया कांग्रेस सरकार ने कि अब पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियनिटी में बदल गया। 200 साल पहले एक भी क्रिश्चियन नहीं था वहां पे। आंकड़ा बदला कि नहीं बदला? आंकड़ा बदलना कोई रोज रोज गिनना नहीं होता कि आज कितने आदमी हो गए, कल कितने आदमी हो गए। आपको नजर आता है भाई। अमित शाह ने जब आए तो FCRA पे रोक लगाया ना मैडम, उसके कारण ही सारे लोग बिलबिला रहे हैं। FCRA वो एक अकाउंट है, वो एक ऐड है जो विदेशों से मिलती थी लोगों को, वो धर्म के नाम पे मिलती थी और यहाँ धर्मांतरण के काम आती थी। उसके कारण ही जितने संगठन है जिनको विदेश से मिलती थी, और विदेश से किन संगठनों को मिलेगी धर्म के नाम पे? या तो इस्लाम के नाम पे मिलेगी या क्रिश्चियनिटी के नाम पे मिलेगी। बाकी सारे धर्म तो देश के अंदर ही है, उनको तो बाहर से बदल करने वाला नहीं है। तो मेरा कहना है क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम के धर्मांतरण के नाम पे, धर्म के नाम पे ली हुई एड को धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक जिहाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसपे जब से रोक लगी तब से सब लिबला रहे हैं, सबको परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय ने अच्छा कदम उठाया है। इसके नतीजे आज बिल्कुल, यानी धर्मांतरण के जिस तरह से अलग अलग सिंडिकेट पूरे देश भर में नजर आ रहे हैं, उसके बाद अब केंद्र सरकार भी इसको लेकर सख्त हो गई है और चिंता भी जता रही है। और यही वजह है शायद कि जो अननेचुरल चेंज जो आ रहा है डेमोग्राफी में, उसके लिए कमेटी का गठन किया गया। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो देखिए, बलरामपुर का छांगुर केस हो या फिर लखनऊ में जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आए थे, या फिर मिर्जापुर का जिम जिहाद, एक एक कर यूपी में अलग अलग जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। वहीं गरीबी पर जिस तरह से वार कर धर्मांतरण का बाजार चलाया जा रहा है, इस पर अंकुश कब लगता है ये देखना लाजमी होगा। वहीं सीधा आपको लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। केवल ईंट पत्थर का नहीं होता है, वह होता है एक नए भारत के भविष्य का, एक नई संभावनाओं का। और साथियों, मुझे विशेष प्रसन्नता है कि इतने कम समय में इस विश्वविद्यालय ने जो मुकाम हासिल किया है वह असाधारण है। साथियों, इस विश्वविद्यालय ने चाहे शिक्षा हो, अनुसंधान हो या किसान सेवा हो, हर क्षेत्र में इस संस्थान ने साथियों अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है। साथियों, यहाँ विकसित तकनीकें, यहाँ के प्रशिक्षण कार्यक्रम और किसानों के साथ निरंतर संवाद, साथियों सब मिलकर के हरियाणा की बागवानी क्रांति को एक नई ऊर्जा और नई रफ्तार साथियों ये दे रहा है। मुझे गर्व है इसी कड़ी में आज मैं इस विश्वविद्यालय ने बागवानी फसलों, उनकी गुणवत्ता, बीज एवं रोपण सामग्री जैसे विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आज यहाँ आयोजन किया है। मैं इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। करनाल से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज।